प्यारे विद्यार्थियों, आप में से किसी एक ने हिंदी विषय का 12th क्लास का प्री बोर्ड एग्जाम पेपर भेजा है। इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में अथवा क्वेश्चन के साथ भी देखेंगे, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पूरे यूट्यूब पे या पूरे एमपी पे आपको कहीं भी इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं, तो उसके लिए आप तैयार रहना। आपके मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करवा दिए गए हैं, आपके प्री बोर्ड पेपर भी सॉल्व किए जा रहे हैं। उनको तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊषा का जादू टूटने का कारण क्या है? तो ऊषा के जादू के टूटने का कारण सूर्यास्त है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? तो नए जीवन का उदय होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो पीढ़ी का अंतराल जो है इसकी मूल संवेदना है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी हैं? तो 3 संस्थाएं, आपको सभी को पता होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, विभावानुभाव भाचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? तो आचार्य भरत मुनि की है ये। उसके बाद में बात का धनी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जुबान का पक्का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखना है, पीडीएफ का पासवर्ड 3 स्टेप में बताया जाएगा, स्किप ना करें नहीं तो पासवर्ड आपसे छूट जाएगा। यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें शिरीष का फूल के रचनाकार कौन है? तो वो है हरजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन है, बगुलों के पंख के रचनाकार खालिस्तान हैं? तो वो है उमाशंकर जोशी। आपके मॉडल पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने मॉडल पेपर आपको 1 महीने पहले ही सॉल्व करवा दिया था, और अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे कूटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसको एन कोडिंग भी कहते हैं। उसके बाद में आनंद की पाठशाला से खालिस्तान से लगती है, तो ये 11 बजे से लगती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर में से आए हैं। राम मेहनत करता है, यह वाक्य जो है साधारण वाक्य है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो है चंपू काव्य कहलाता है। और खालिस्तान आधुनिक काल के जनक हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर फंडीश्वर नाथ रेणु को मिलाना है आपको, तो यहाँ पहलवान की ढोलक से आप इसको मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप पहलवान की ढोलक से आप इसको मैच कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, आत्म परिचय, ये है आपका हरिवंश राय बच्चन का, तो यहाँ पर आपका च से इसको मैच कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड है, इसमें अतीत के पाँव, ये जो है यात्रा वृत्तांत है, तो यहाँ पर आप छ से मैच कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये सारे के सारे आपके शब्द गुण हैं, इसको ग से मैच कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हिंदी, हिंदी पांचवा जो है इसको आप भाषा है, ये ख से मैच कर दोगे। और समाचार लेखन के जो है 6 प्रकार होते हैं, यहाँ पर आप इसके यहाँ पर क से मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो एक वाक्य का तो क्वेश्चन नहीं होता है, कम से कम हिंदी में थोड़ा हाँ, लिखना पड़ता है। वाक्य तो 2 लाइन भी लिखनी पड़ सकती है, वाक्य तो नहीं बोला इसने, लाइन भी बोला है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई देश की भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है, तो उसे राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है, तो उसे राष्ट्र की भाषा के लिए जाना जाता है या राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का पहला उपकरण क्या है? तो छंद व मुक्त और शब्द जो है कविता के पहले उपकरणों में शामिल होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो अल्मोड़ा के रेमजी स्कूल से पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, ये कथन किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडल मॉडल पेपर में से आए हैं। पांचवा है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता जो है पंख लगाकर मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। नेक्स्ट है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो राजा साहब ने लुट्टन को छाती से लगा लिया और 10 रुपए का नोट दिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। उसकी हिम्मत की प्रशंसा की तथा मेला देखकर घर जाने को कहा। उसके बाद में नेक्स्ट है, दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है? तो सोरठा छंद बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य असत्य। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द का शब्दांश से पहले होता है, तो ये भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, बिल्कुल सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है, ये भी सत्य है। पाठ रुबैया व गजल में कवि ने खुद को देश पर निछावर कर दिया है, ये असत्य है।
मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, ये भी सत्य है। तो ये आपके असत्य सत्य हो गए। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा मैं छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। दोनों के क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा मैं। सबसे पहले प्रगतिवाद की हम जो 2 प्रवृत्तियाँ बताते हैं, इसमें एक होता है मानववाद का स्वर और दूसरा होता है नारी भावना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके सारे क्वेश्चंस दोबारा कराए हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी क्वेश्चंस सारे करा दिए गए हैं, तो आप इसको नोट करेंगे ध्यान करके, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो बच्चे पासवर्ड नहीं देखना चाहते इस पीडीएफ का, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका अब छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ हम बताएँगे। तो अथवा वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। अथवा वाले क्वेश्चन में आपको बताया छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ, जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाहता है, जो याद करना चाहता है, उसको याद कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छायावाद की 2 प्रवृत्तियों में एक व्यक्तिवाद की प्रधानता आती है और दूसरा प्रेम चित्रण आता है। ठीक है? यहाँ पर कहने के लिए केवल 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े से बड़े दे रखिए। प्रवृत्तियाँ इतनी आसान नहीं है, पूरा बताना पड़ता है, ठीक है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों को आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। अगला जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसकी बात करते हैं हम। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे अथवा में रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? ये देखिए बच्चे जो है अपने माता-पिता का इंतज़ार कर रहे थे और भूख लगी थी उनको, तो वो नीड़ों से झाँक रहे थे, ठीक है ना? यही उनकी प्रतीक्षा करने का जो है नीड़ों से झाँकना ये दिखाता है। अथवा में है आपको रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की आँधी और बीज विचार है, ठीक है? इस तरह से आप इसको लिख दोगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल कंप्लीट आंसर। अथवा पार्ट भी दिया गया है, ध्यान रखना है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, ये अथवा पार्ट का आंसर है, ध्यान रखना आप। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा कहानी व उपन्यास में 2 अंतर। तो सबसे पहले नाटक और एकांकी में अंतर कर देंगे हम। तो नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है? तो अनेक अंक होते हैं नाटक में, अनेक अंक होते हैं और इसमें एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएँ भी होती हैं और एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है, ठीक है? एक ही कथा घटना रहती है। ध्यान रखना है आपको। इस तरह से 4 यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं। इन चारों पॉइंट में से आप कोई भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो उतार सकते हो। कहानी और उपन्यास के अंतर की बात करें तो यहाँ पर है कहानी और उपन्यास का अंतर। कहानी का कथानक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का विस्तृत होता है। तो इस तरह से ये पहले भी मैं बोर्ड क्वेश्चन आपका पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, उसमें सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। याद रखना है आपको। और यहाँ पर जो है आपका मैंने 50 बार यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ, आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट अथवा के साथ कर दिया गया है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी के लिए अपने आंसर्स देखना चाहते हैं, उनके बायोलॉजी का सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो ये वाला आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, उतार भी लिया होगा। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपसे पासवर्ड मिस हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है भक्ति अपना अवास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? दोनों ही बताने हैं आपको और दोनों ही हमने बताया है। वो वास्तविक नाम इसलिए छुपाती थी कि उसका वास्तव में जो अर्थ होता है लक्ष्मी का, वो उसके नाम से सूट नहीं करता था। वो थी क्या? वो गरीब थी, इसलिए वो अपने नाम छुपाती थी, यहाँ पे लिखा गया है। अथवा में परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? तो किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता जो है परचेजिंग पावर कहलाती है। ठीक है? ये वाली चीज़ हमने बताई है आपको पहले भी मॉडल पेपर में सॉल्व करके। यहाँ पे समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन पेपर का अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अगला 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने के लिए लेखक की क्या सहायता की और अथवा में मुअनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो लेखक ने जो पढ़ाई इच्छा जारी रखना चाहता था लेकिन उसके पिताजी जो मानते नहीं थे। तो उसने क्या करा कि अपने दत्ताजी राव के पास में अपने बेटे को ले जा कर के और उसके पिताजी को समझाने के लिए दत्ताजी राव से रिक्वेस्ट की और दत्ताजी राव ने उसको बाद में रिक्वेस्ट को जो है उसके पिता को समझाने में जो है डाला और उसके पिताजी समझ गए और अपने बेटे की मन की पीड़ा से वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए उसको राज़ी कर पाए। इसी का अथवा है आपको 2 विशेषताएँ बतानी है, ये भी मैंने सारे मॉडल पेपर्स में ये क्वेश्चंस करवाए हैं, ये ध्यान रखना है। और पीडीएफ का जो पासवर्ड है 3 स्टेप में बताया जा रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको। पहला पासवर्ड जो है वो है आपका 43। तो पहला पासवर्ड नोट कर ले जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट पासवर्ड जो है 43 है। अगले पासवर्ड की बात करेंगे वीडियो के दौरान, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंब क्या है और कविता के बिंब से
के क्या कार्य हैं, यानी कि कविता में बिंब का क्या कार्य है और बिंब क्या है, और फीचर लेखन से क्या आशय। तो बिंब साहित्य में कविता की एक शैली है और बिंब का अर्थ कविता को मूर्त रूप प्रदान करना या काव्य में बिंब वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों को आधार पर निर्मित होता है। ठीक है। अथवा में फीचर लेखन को आपको परिभाषित करना है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, वापस से आपके इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखने हैं। अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य जो है, शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता यानी पाठक जो है, वो शब्द को लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होना चाहिए, उसमें अभिधा शक्ति का तात्पर्य जो है मिलता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख हेत, तो यहाँ पर आराम शब्द का अर्थ बगीची है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ होता है। ठीक है। इसके बाद में अथवा पाठ जो है संचारी भाव, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपने अभिधा शब्द शक्ति वाला लिख लो, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ संचारी भाव वाला क्वेश्चन। तो ये है संचारी भाव। तो इसको आप, इनकी जो है संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका बायोलॉजी का सॉल्यूशन बना दिया गया, हिंदी का आप देख रहे हैं, और सब्जेक्ट्स जितने भी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, यहाँ पे बार बार रिबन चल रही है, बार बार मैं लिख रहा हूँ कि प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है सॉल्व किए जा रहे हैं, और ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आपको इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है। सवैया छंद और आपको सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा भी आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो सवैया छंद में हमने पहले ही बता रखा है, इसमें 23 वर्ण होते हैं, जिसमें मगध जो है 511 होते हैं। अंत में दो जो है गुरु ऐसे ऐसे लगते हैं, जिसे सवैया छंद के 22 वर्णों से लेकर के 26 वर्णों तक का ये हो सकता है। सवैया छंद का उदाहरण इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर है। इसके बाद में हम भ्रांतिमान अलंकार, जिसमें भ्रांति हो जाती है, हम मान लो रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लेते हैं, वहाँ पे हम भ्रांतिमान अलंकार का देखते हैं। ध्यान रखना है कि 2022 के सभी मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स के आंसर बना दिए गए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। यहाँ पर अथवा में पाठ है कि आपका जो इसका आंसर भ्रांतिमान अलंकार, जो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी चीज़ को ऐसी चीज़ मान लेना जो चीज़ वो है नहीं, लेकिन उसको हम वो समझ लेते हैं। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझ लेना, इस तरह से। ठीक है। तो यही चीज़ है, पहले भी मॉडल पेपर में सॉल्व करवा चुका हूँ मैं। भाव पल्लवन करना है, मुल्क बदल गए वतन तो वतन होता है। अथवा में उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर लिख करके लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही जो मॉडल पेपर है उसमें भी करवा दिया है। तो आपको जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन है ना आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं, तो उनके सारे सोल्यूशंस आपको पहले से मिल चुके होंगे, आपने देखा होगा मॉडल पेपर। तो जिन स्टूडेंट ने इस चैनल पे अपने आप को जॉइन करवा रखा है, उनको सब कुछ यहाँ पे मिलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगले पासवर्ड की बात करें, तो पासवर्ड आप नोट कर लीजिए। अगला पासवर्ड जो है वो रहेगा आपका 3। ठीक है। पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, ये दूसरा पासवर्ड बता रहा हूँ। इसके बाद में एक और पासवर्ड बताऊंगा, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासवर्ड की। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये चीज़ मैंने बताई आपको कि सबसे पहले आपको बताना है, जो मुल्क बदल गए वतन तो वतन होता है, ये वाला जो है मिस्र जी इस कथन के लिए बताते हैं। ठीक है, ये देख लेना। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण देने हैं, तो वो भी हम बताएंगे। पहले आप ये मिस्र जी वाला ले लो क्वेश्चन, जो ये करना चाहते हैं, जिसको याद करना चाहते हैं। याद तो आपको सारी करनी चाहिए। अथवा में उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है, और उपसर्ग से जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ जो है मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक, तो इसमें ऐतिहासिक हो जाएगा। इसमें एक प्रत्यय से है, लेकिन इसका शब्द सेम ही रह गया। ठीक है। और यहाँ पर जो है 4 में प्र जोड़ा तो प्रचार हो गया, ये थोड़ा सा चेंज ज़्यादा कर दिया, पूरा वर्ड बदल गया। तो इस तरह से आपको जो है आंसर्स जो है कंप्लीट मैं दे रहा हूँ आपको, इस तरह का आंसर कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना, अपना उल्लू सीधा करना और खाक छानना। अथवा में तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, और घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। इन दोनों वाक्यों को शुद्ध कर देंगे हम, और इसके अर्थ बता देंगे। तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना, और खाक छानना यानी भटकना या मारा मारा फिरना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में है, इनको शुद्ध करना है, तो ये हो जाएगा तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। ठीक है। और घर में चाय केवल नाम मात्र ही बची है, को की जगह ही लग जाएगा। और यहाँ पे जो शुद्ध है पहले इस गाय के बाद में आए, गाय का
तो शुद्ध दूध, ठीक है? तो गाय का शुद्ध दूध, ठीक है? ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएँ निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, इसमें रचनाएँ बतानी है, भाव पक्ष और कला पक्ष बताना है। तो सबसे पहले रघुवीर सहाय का जो लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, वो इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सारा है रघुवीर सहाय के बारे में बताया गया है। बार-बार एक ही सेम क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं आपके, मैंने पहले ही करवा दिया है। मैं कह रहा हूँ आपको बार-बार, ये आपके जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं इनको करवा चुका हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा फंडीश्वर रेणु की साहित्यगत विशेषताएँ आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इनको नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट अगर पासवर्ड नहीं चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और साहित्य में स्थान बता देंगे उनका। उसके बाद में हमारा जो अथवा पाठ है, इसमें पूछा गया है आपका फंडीश्वर नाथ रेणु के बारे में, तो उसका भी हमने आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उतारना चाहते हैं वो यहाँ तक का उतार सकते हैं आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर अनुच्छेद लिखना है या फिर जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर और नागरिक का संवाद लिखना है। तो डॉक्टर और नागरिक आपस में बात कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर बोलेगा, एक बार नागरिक बोलेगा, इसका संवाद लिखिए या फिर मेरे सपनों का भारत शीर्षक पे अनुच्छेद लिखिए। तो ये है मेरे सपनों का भारत शीर्षक पे पूरा का पूरा अनुच्छेद यहाँ पे लिख दिया गया है। आप इसको एक-एक करके पॉइंट पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा आंसर हो गया आपका सपने के भारत का, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे हम जो है निष्कर्ष भी इसका निकाल देंगे। यहाँ पर आपका नीचे की तरफ जो है निष्कर्ष, ठीक है? इसके बाद में अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 18वां नंबर जो प्रश्न है आपका, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक जो है संस्कृति का महत्व हो जाएगा। दूसरा है निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, तो संस्कृति एक कला की भांति है, अपनी संवेदना जगाकर वो जीवन को कलात्मक आकार देकर एक निष्प्राण पत्थर को जीवंत बना सकती है। यहाँ पर इसको जो है लिखी गई है और उसके बाद में आपका जो है इसी पूरे पैसेज के अंदर आंसर मिल जाएँगे। व्यक्तित्व में विशेषताएँ जो है साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थपूर्ण कब समझी जाती है? यहाँ पर लिखा है व्यक्तित्व में विशेषताएँ साध्य और साधन दोनों के रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। तो सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। अथवा पाठ की बात करें, तो यहाँ पे दे रहे आह्वान तुझको मस्त होकर मेघ काले, ये वाला जो है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है बड्ड सिपाही। और कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है, तो नास की पटभूमिका पर अंकित करना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नास की पटभूमिका पर सृष्टि का कर चित्र अंकित, ठीक है? तो यहाँ पर आप नास की पटभूमिका लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें कवि किसको आजमाने की बात कर रहा है, कवि देश के नव युवकों को आज़माने की बात कर रहा है, ठीक है? हम आम आम लोगों को, हमारे जैसे यंगस्टर्स को कभी जो आह्वान कर रहा है और वो उनको बादलों का, कभी मेघों का, कभी जो है आँधी का जो है ये वो बता रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रहा है, शपथ दिला रहा है, ठीक है? 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित जो प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो जोर जबरदस्ती वाला जो ये क्वेश्चन है, अथवा में फिर से है एक, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ये वाला भी है आपका। तो दोनों ही किए हैं। सबसे पहले वाला पार्ट जो है जोर जबरदस्ती से, तो इस प्रस्तुत पद्यांश का जो हम भावार्थ और पाठ का जो है विश्लेषण यहाँ पे हमने कर दिया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे कुंवर नारायण का है, ये पूरा का पूरा आंसर हमने लिख दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, तो अगर कुछ बचा हुआ है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की अथवा पार्ट में जो है आपका हरिवंश राय द्वारा रचित मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो यहाँ पर उसका प्रस्तुत पंक्तियों का जो है भावार्थ बताना था, तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें संदर्भ सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन कोई छोड़ा ही नहीं है हमने आपके लिए सारे क्वेश्चंस को कर दिया है। मैं प्राय सोचती हूँ ये वाला, अथवा मैं इससे यह तो हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पहले ही करवा चुका हूँ। मॉडल पेपर जिन बच्चों ने देखा है, जो इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं या जो 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनको सब कुछ मिल रहा होगा। अगर अभी भी देर नहीं हुई है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए। ऑटोमेटिकली आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे। सारे बड़े-बड़े लेटर्स में लिखे गए हैं और सारे आंसर्स दिए गए हैं। संदर्भ आपको लिख देना है इसका, पहले वाले पार्ट का,
ठीक है? फिर अथवा वाले पार्ट का बताऊँगा मैं, तो पहले वाले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। इस पूरे आंसर को आप एज़ इट इज़ लिख लेंगे, उतार लेंगे, याद करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में इसका अथवा पार्ट जो है इस तरह से है, ये अथवा पार्ट देख रहे हैं आप, अथवा पार्ट है। तो संदर्भ सबसे पहले लिख देंगे अथवा पार्ट का, ये संदर्भ है और इसके बाद में हम जो है इसकी व्याख्या कर देंगे, तो व्याख्या जो है यहाँ पर दी गई है। इस व्याख्या को आप व्याख्या में लेखक क्या कहता है वो चीज़ें हम समझाते हैं, आपको सभी को पता है, हर बार मैंने कराया है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा, लेकिन हर बार हम वीडियो बनाते हैं तो ये सब चीज़ें बता देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आंसर जो व्याख्या है अथवा पाठ का। 22वां नंबर जो क्वेश्चन है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, अथवा मैं अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पर पत्र लिख करके जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जिला न्यायाधीश को लिख देते हैं। जिला न्यायाधीश को हमें आवेदन पत्र लिखना है, तो सबसे पहले सेवा में जिला न्यायाधीश इंदौर मध्य प्रदेश विषय ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगवाने हेतु महोदय करके हम जो है लिख देंगे। 2022 के सभी मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड के आंसर्स बना दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर देखिए। यहाँ पर आप ध्वनि विस्तारक यंत्र पर ये सब्जेक्ट लिख देंगे, महोदय लिख देंगे। उसके बाद में आप अपनी समस्या को यहाँ पे बताएंगे, ताकि आपका जो है जिला न्यायाधीश इस पे रोक लगा सके। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अ, सभी का नाम लिख देंगे, विद्यार्थी जो है प्रार्थीगण लिख करके, चाहे आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और अपनी डेट डाल देंगे। तो ये पूरा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अथवा पार्ट में जो है आपसे क्या पूछा गया है, अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में पिताजी का नाम, पिताजी को मतलब आदरणीय चरण स्पर्श जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे, और उसके बाद में जो चीज़ें आपसे उस क्वेश्चन में बोली गई हैं उनको आप लिख देंगे। तो यहाँ पर सिंपली है, अब बहुत ही बार-बार हर बार ये चीज़ बताई गई हैं तो अच्छा नहीं लगता बार-बार आप लोगों को बताना। आप पढ़ सकते हैं, खुद भी इतने समझदार हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है हमेशा याद होता रहेगा। और आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोगों को लिखना है, मैं जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ समझा दूँगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है। बहुत सारे निबंध हमने लिख दिए, जो आपको याद करना है कर लेना। निबंध बड़ा हो या छोटा हो, आप जितना बड़ा याद करेंगे वो बाद में अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, आप हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा भूलते हो, और भूलने की टेंडेंसी जो है हर स्टूडेंट में होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ा याद कीजिए, बड़ा याद करोगे तो भूलोगे भी, तो छोटा होते-होते भी बड़ा ही रह जाएगा। तो निम्नलिखित में से मेरे प्रिय लेखक, स्वच्छता अभियान, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, कोविड-19 और पुस्तकालय, आवश्यकता और महत्व। सबसे पहले स्वच्छता अभियान बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये वाला पार्ट हमने लिख दिया है। इसके बारे में आप पूरा का पूरा उतार सकते हैं। ये पहला पैसेज है, इसका पहला पैराग्राफ, और ये दूसरा पैराग्राफ, इसी तरह से सब कुछ हमने बताया है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे स्वच्छता अभियान के बारे में। इसके बाद में हमने पुस्तकालय का आवश्यकता और महत्व के बारे में प्रस्तावना लिख दी है। उसके बाद में भारत में पुस्तकालय का जो है क्या रूप है वो लिख दिया है। इसके बाद में लाभ बता दिए और उपसंहार बता दिए। ठीक है, इस तरह से आप इनके आंसर जो है कंप्लीट लिख सकते हैं। यह हो गया। अगले जो हमने लिखा है कोविड-19 के ऊपर लिखा है। कोविड-19 में हमने बहुत ही समझदारी से लिखा है, इसमें सब कुछ बताया गया है, जो कैसे शुरू हुआ, कैसे रोके जाते हैं, क्या सेफ्टी रखनी पड़ती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा आप पैसेज आराम से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज रहेगा ये भी आपके लिए इस बार। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये आप यहाँ तक उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम कोरोना जो है कहाँ से फैला, कैसे जागृत हुआ, सब कुछ इसमें बताया गया है। लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? संक्रमण हो जाए तो क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है, और कोरोना वायरस से बचने के उपचार जो है वो भी बताएँगे हम। तो यहाँ पर ये उपचार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब हमें दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो भी हमने बताया है, और संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय क्या हैं वो भी हम बता रहे हैं इसमें। ठीक है? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कोरोना वायरस वगैरह सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट अथवा तक के भी पार्ट बता दिए गए। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए, सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए गए। वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ मिलेगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो है लिंक वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है? अंतिम पासवर्ड जो है बचा हुआ था उसको नोट कर लीजिए। अंतिम पासवर्ड जो है 90 90, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लास्ट पासवर्ड है। तो हमने आपको 3 चरणों में पासवर्ड बताए। टोटल 5 डिजिट हैं इस पासवर्ड में। पाँचों डिजिट को एक साथ डालोगे तो आपका जो है आंसर का पीडीएफ के साथ, ये जो अभी आपने सॉल्यूशन देखा 14 पन्नों का यहाँ पे शो हो रहा है, देख लो 14 पन्ने हैं।
तो 14 पन्नों का ये जो सॉल्यूशन है आपके सामने इस तरह से प्रकट हो जाएगा, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आंसर के साथ में आप एज़ इट इज़ उतार सकते हो, मतलब आपके मोबाइल में खुल जाएगा, आप इसको पूरे को देख सकते हो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, इस तरह से आपके सामने आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप लोगों ने अभी तक शेयर कर दिया होगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। इस तरह का सॉल्यूशन कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है और मैं जानता हूँ, मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और मैं हर चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हमारे पास सभी चीज़ों के सॉल्यूशंस है, बुकों का अथाह भंडार है, हर चीज़ अवेलेबल है। बस समय लगता है थोड़ा-सा बनाने में, क्योंकि ये सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ईज़ी वे में हम देना चाहते हैं इन सॉल्यूशंस को। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस। आपके अच्छे नंबर आए, यही हमारी कामना है।